नमस्कार साथियों। जब भी प्रति माह जब हमारी मासिक चर्चा होती है तो हमारे बहुत से साथियों का अनुरोध होता है कि ये चर्चा हिंदी में होनी चाहिए, और बहुत से हमारे साथी शिकायत करते हैं कि ये चर्चा अंग्रेजी में क्यों होती है। हम लोग भी इसको सुनना चाहते हैं और इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो मासिक चर्चाएं अंग्रेजी में होती हैं हम उनको हिंदी में भी दोहराएंगे, जिससे हमारे सभी साथी इसमें भाग ले सकें और अपने वो विचार व्यक्त कर सकें। अभी 5 जनवरी को, जो कि भारत के इतिहास में पुरातत्व की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, तब हमने हड़प्पा में जो उत्खनन हुआ था 1921 में, उसके 100 साल पूरे होने पर हम लोगों ने एक चर्चा की थी। और आज पुनः हिंदी में हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। 5 जनवरी 1921 को जो उत्खनन प्रारंभ हुआ हड़प्पा में, और वहां से जो एक यात्रा प्रारंभ हुई, उसके परिणाम स्वरूप भारत में प्राचीनतम सभ्यता की खोज हुई, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से या हड़प्पा सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसको बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि 1921 का उत्खनन ही क्यों? क्या यह पहला उत्खनन था हड़प्पा में, या हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल हैं वहां पर यह पहला उत्खनन था? तो इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर ना में है। ना ही ये उत्खनन हड़प्पा का पहला उत्खनन था, और ना ही ये हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में पहला उत्खनन था। इससे पहले भी उत्खनन हुए, लेकिन उन सारे उत्खननों में उनके जो उत्खनन करता थे, पुरातत्वविद थे, वो इस संस्कृति को पहचान नहीं पाए थे। और 1921 में जो उत्खनन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप वहां से जो यात्रा प्रारंभ हुई, उसके बाद मोहनजोदारो में उत्खनन हुए, और इन दोनों स्थलों से जो अवशेष प्राप्त हुए उनको जो है पुरातत्वविद पहचान पाए कि एक नई सभ्यता है, एक नई संस्कृति है। तो उसे हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया। और उत्खनन होने पे, आगे शोध होने पे पता चला कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, और यह हमारे लिए एक गर्व का विषय है। तो आज की इस चर्चा में हम लोग इन दो चीजों पर बात करेंगे। और मैं जब से छात्र था, हम लोग यही पढ़ा करते थे कि सिंधु सभ्यता की खोज 1920-21 में हुए उत्खनन से हुई। तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा थी, हम जानना चाहते थे कि यह उत्खनन कब हुआ था। तो हड़प्पा के ऊपर जो भी प्रकाशित था, उस सारे का अध्ययन करने के बाद कहीं पे भी तिथियों का कहीं जिक्र नहीं मिलता कि उत्खनन हुआ कब था। एक बड़ी वेग सी तिथि थी। हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों से इसके मूल स्रोतों को ढूंढने का प्रयास किया, और खुशी की बात है कि हम लोग उन दस्तावेजों को ढूंढ पाए जहां से हमको पता चला कि ये 5 जनवरी को ये उत्खनन प्रारंभ हुआ था और 10 फरवरी तक ये उत्खनन चला था। और इस उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई, जो जाके हड़प्पा सभ्यता के रूप में स्थापित हुई। तो इस 5 जनवरी 2021 को इस उत्खनन के प्रारंभ होने के पूरे 100 वर्ष पूरे हो गए। और उस अवसर पर हम लोगों ने ये एक योजना बनाई कि इस संस्कृति के बारे में, जो भारतीय सभ्यता है, जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, और इसके विषय के और जो पहलू हैं उनको जानने के लिए हम लोग प्रयास करें। तो ये निश्चय किया
कि इस तरह की वार्ताएं, व्याख्यान, सेमिनार्स, प्रकाशन किए जाएं जिससे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। अतः 5 तारीख को एक पहला व्याख्यान इस श्रृंखला का प्रारंभ किया गया था। आज का जो चर्चा है इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो पहला उत्खनन हुआ इसके पहले क्या क्या खोजें हुई और जो उत्खनन हुआ वो कैसे हुआ, उत्खनन उस समय कैसे होता था और उस समय लोगों की सोच भारत के इतिहास या भारत के पुरातत्व के विषय में क्या थी। तो हम लोग शुरू से लेके 1921 के उत्खनन तक की चर्चा करेंगे और ये एक बहुत ही रोचक विषय है। यदि आप इन मूल स्रोतों को पढ़ें तो आप 100 साल पहले चले जाते हैं। आज हमारी जानकारी सिंधु सभ्यता या इस हड़प्पा संस्कृति के बारे में बहुत विकसित है, लेकिन उस समय लोग क्या सोचते थे, उस समय लोग कैसे काम करते थे, वो जो लोग गए थे उनकी सोच क्या थी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया और कैसे उसको इंटरप्रेट किया। तो ये हमको पता चलता है कि कैसे पुरातत्व की तकनीकियों का, पुरातत्व के विषय में सोच का जो है क्रमिक विकास हुआ। और आज हम जब पीछे देखते हैं तो हमको लगता है अरे वो लोग ऐसा करते थे, काश उन्होंने ऐसा किया होता। ये बहुत आसान है कहना, लेकिन उस समय उन लोगों ने जो किया वो उस समय की सबसे विकसित पद्धति और प्रणाली थी और जो उनको पता था उसके अनुसार उन्होंने काम किया और अंततः इस सभ्यता की खोज हुई। और अंत में हम लोग कुछ और विषयों की बात करेंगे। मित्रों, एक बात और है, मैं जब भी चर्चा करता हूं अपनी कक्षा में अपने छात्रों से, शोधार्थियों से या किसी अन्य फोरम पे, मेरा जोर 2 विषयों पर होता है। पहला है मूल स्रोत, क्योंकि अक्सर हमें किताबों में और अन्य जगहों पर बहुत सी जानकारियां मिलती हैं जो कि वो होती हैं जो उनको लिखने वाले ने सोचा, और हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। तो जैसा वो सोचता है वैसा वो लिखता है। इसलिए अगर हम सत्य को जानना चाहते हैं तो हमको हमेशा मूल स्रोत पे जाना चाहिए और उसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए जहां तक हो सके हम मूल स्रोत का उपयोग करें। दूसरा है कि पढ़ते समय या किसी भी स्रोत को या जो भी जानकारी है उसके विषय में हम हमेशा प्रश्न करें। ये क्या है, ये क्यों है, उसने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा, वो ये कर रहा था तो क्यों कर रहा था। तो वाई एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, उसके बारे में अगर हम जाने तो हमको जो है एक बहुत ही अलग परिदृश्य दिखाई देता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमको कुछ और समझ में आता है, लेकिन जब हम मूल स्रोतों पे जाते हैं और प्रश्न करते हैं तो हमको एक अलग ही पिक्चर जो है वो उभर के आती है। और आज हम जब चर्चा करेंगे तो हम इस चीज को भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो जो कर रहा था या वो जो नहीं कर पाया तो वो क्यों नहीं कर पाया, और उससे हमको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी। और मुझे लगता है कि आपको भी इस जो ये यात्रा है हमारी, इसमें आनंद आएगा। तो ये जो जानकारी हमको प्राप्त होती है इस सारे विषय में, इसका स्रोत जो है वो लगभग यानी हड़प्पा का उत्खनन होने से पहले 90 सालों में, लगभग 9 दशकों में 8 प्रकाशन हुए, जिसमें सबसे प्रथम प्रकाशन 1834 में अलेक्जेंडर बर्नेस का ट्रेवल अकाउंट था। उसके बाद लगभग 10 वर्ष बाद 1844 में चार्ल्स मेसन ने अपना जो है यात्रा का वृतांत दिया। उसके बाद 1875 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हड़प्पा के विषय में लिखा और उन्होंने जो वहां पे देखा था या जो कुछ किया था उसके विषय में उन्होंने जानकारी दी। उनके उत्खनन और अध्ययन के कुछ वर्षों बाद, लगभग 11 साल बाद, लॉन्गवर्थ डैम्स ने वहां से प्राप्त जो मुद्राएं थीं उनके ऊपर एक शोध पत्र या एक आर्टिकल लिखा जो कि इंडियन एंटीक्वेरी में प्रकाशित हुआ। तो ये 19वीं शताब्दी में हड़प्पा के ऊपर हमको ये 4 स्रोत प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही
उस विषय में हमको, और जो वहां पे विद्वान गए उन्होंने जो उन पुरावशेषों का अध्ययन किया उसकी जानकारी मिलती है। 1912 में J.F. फ्लीट ने वहां से प्राप्त मुद्राओं के विषय में एक लेख लिखा जो कि जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद 1916-17 में जो प्रथम भारतीय थे राय बहादुर दयाराम साहनी, उन्होंने उस स्थल का भ्रमण किया और उसके बारे में सूचना जो उनकी एनुअल रिपोर्ट होती थी उसमें प्रकाशित किया। और फिर 1920-21 में उत्खनन हुआ और इस उत्खनन की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई थी। वही एनुअल रिपोर्ट जो होती थी, उस समय जो सर्वे के अलग अलग ब्रांचेस थे यानी जो सर्किल्स थे, तो नॉर्दर्न सर्किल तो 1921 की जो रिपोर्ट थी उसमें 1921 की जो रिपोर्ट थी उसमें इस उत्खनन की जो है वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसी का एक संक्षिप्त रूप अगले साल जो 1922 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक की रिपोर्ट होती थी उसमें प्रकाशित हुआ। तो ये वो ग्रंथ हैं, वो सूचनाएं हैं, वो स्रोत हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा पिछले कई वर्षों के प्रयास से हम लोगों ने जो उनके मूल स्रोत थे, जो मूल रिपोर्ट थी, जो उनका पत्राचार था, उसका अध्ययन किया। और इन सारे ये जो सारे प्रकाशित सूचनाएं हैं इसमें कहीं पर भी जो है इसकी तिथि नहीं थी और हमेशा जो है पिछले 100 सालों से हर कोई यही कहता चला आ रहा था कि 1920-21 में उत्खनन हुआ है और जो है इसकी खोज हुई। तो जब हमने मूल पत्रों को देखा तो हमको वहां पे और जानकारियां मिली जो कि इन प्रकाशित ग्रंथों में नहीं थी। और मैंने इसी समूह में अपने आर्कियोलॉजी इन इंडिया में जो वो एक दस्तावेज था जिसमें स्वयं राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस उत्खनन की तिथि को लिखा हुआ है अपने हाथ से, वो मैंने शेयर किया था जिससे लोगों को ये जानकारी हो पाए। और मुझे हर्ष है कि लोगों ने इस तिथि को स्वीकार किया और देश में कई सारे जो हमारे संस्थान हैं उन्होंने इस अवसर को यानी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, उस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए और अन्य कई संस्थान हैं जो आगे भी इसमें इस ओर प्रयास करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा इतिहास था जो कि हमको सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं ये जो है प्रकाशित ग्रंथ हैं या प्रकाशित सूचनाएं हैं या जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल हैं, वास्तव में क्या हुआ और कब हुआ, ये भी जानना बहुत ही रोचक है। सबसे पहला ग्रंथ 1934 में आता है, लेकिन सबसे पहला एक जो यूरोपियन था और जिसने हड़प्पा के बारे में लिखा वो थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने इस स्थान को 1927 में विजिट किया होगा। मैं कह रहा हूं किया होगा, उसका कारण है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो 1875 में लिखा था कि चार्ल्स मेसन ने इस स्थान को 1826 में विजिट किया। एक अन्य सोर्स से हमें सूचना मिलती है कि वो 1829 में यहां गए थे, लेकिन अगर हम उनके वृतांत को पढ़ें तो हमको पता चलता है कि वो 1827 में यहां गए होंगे। और उन्होंने जो विवरण दिया है वो हमारे पास उपलब्ध प्राचीनतम सूचना है। यहां पे मैं एक बात और अपने साथियों को कहना चाहूंगा। जनरली एक लोगों का सोच होता है कि सो एंड सो डिस्कवर्ड द साइट, और जब हम डिस्कवर शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उससे पहले उसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं था। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। लोग, उस क्षेत्र के लोग, वहां के लोग या उस विषय से जो संबद्ध लोग हैं उनके पास उस विषय में प्रायः जानकारी होती है, लेकिन उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या प्रकाशन में जो पहला व्यक्ति उसको रिपोर्ट करता है तो इट इज मोर रिपोर्टिंग देन द डिस्कवरी। तो ये बात हमको समझना चाहिए। और बहुत सारे स्थलों के बारे में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो एक सोच होता है
वो हमको एक अलग ही चीज यानी सुझाता है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं होती। क्योंकि पहली बार जो ये चार्ल्स मेसन वहां गए तो वहां के लोगों को इस स्थल के बारे में जानकारी थी, इसके इतिहास के बारे में उनकी अपने ट्रेडिशंस थे, किंवदंतियां थीं, वहां जो चीजें थीं उसके बारे में उनकी अपनी कथाएं थीं। तो लोग उस क्षेत्र के इसके बारे में जानते थे। हाँ, बाहर के लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, इसके बारे में प्रकाशित नहीं हुआ था। और आज जो हमारी जानकारी है उसमें प्राचीनतम सूचना हमको 1827 की मिलती है, जब उन्होंने इस स्थान का दौरा किया था। वो 1827 में गए थे, लेकिन उनका जो ग्रंथ है वो 1844 में प्रकाशित हुआ था, लगभग 20 साल बाद। तो पहले व्यक्ति थे, लेकिन उनका ग्रंथ जो था वो दूसरा था। उसके बाद 1831 में अलेक्जेंडर बर्नेस ने वहां का दौरा किया और उन्होंने हाल 1834 में इसको प्रकाशित किया। इसके कुछ सालों बाद, लगभग 22 साल बाद, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान का भ्रमण किया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उस समय पुरातत्वविद नहीं थे, पुरातत्व की सेवा में नहीं थे, परंतु उन्होंने इस स्थान का भ्रमण किया था और यहाँ पे उन्होंने कुछ अवशेष देखे थे। उसके 2 साल बाद वो दूसरी बार वहां गए 1855 में, और 1875 में डायरेक्टर जनरल बनने के बाद वे वहां गए और उन्होंने वहां पे काम किया। उनके वहां जाने से पहले वहां पर जो है हड़प्पा कालीन सील मुद्रा मिल चुकी थी, जो लगभग यानी 1872-73 से पहले ये मुद्रा वहां प्राप्त हो चुकी थी, और जो कि मेजर क्लार्क के पास थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम जब वहां गए थे तो उन्होंने इसको देखा भी था। उसके बाद फिर वहां पे एक मुद्रा प्राप्त हुई, जो कि वहां पे एक स्कूल इंस्पेक्टर गए और उन्होंने जो है वहां पे, जिनका नाम था जे हार्वे, तो वहां के जो एक किसान था वो कुछ टीले से इकट्ठी हुई वस्तुओं को लेकर आया और उसमें उनको एक मुद्रा दिखाई दी, तो उन्होंने वो मुद्रा खरीद ली। ये बात है 1884 की। ये सब घटनाएं हो रही थी, लेकिन तब तक किसी को भी ये भान नहीं था कि ये जो अवशेष आ रहे हैं वो कैसे हैं, कहाँ के हैं, किस काल के हैं, एक किसी दूसरी संस्कृति के हैं या यहाँ पर एक सभ्यता है। तो वो सूचनाएं मिल रही थी, अवशेष मिल रहे थे, लेकिन उनकी जानकारी या पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके बाद 1886 में जो है फिर लॉन्गवर्थ डेम्स ने वहां पे लिखा, और एक और वहां पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने जाके खुदाई की और उनको एक और मुद्रा मिली 1886 में। तो इस तरह से वहां से अवशेष प्राप्त होते जा रहे थे और ये पता चल रहा था कि ये एक पुरातात्विक स्थल है, लेकिन किसी को इसके तिथि के बारे में या इसके महत्व के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं थी या भान नहीं था। 1909 में पंडित हीरानंद शास्त्री, जो कि पहले भारतीय थे, उन्होंने इस स्थान को जनवरी में भ्रमण किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो वोगेल को सबमिट की यहाँ पे उत्खनन करने के बारे में। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का दाम मांगा जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा है और इनकी इतनी कीमत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि एक टीले को ले लिया जाए जो सबसे कम डिस्टर्ब्ड है और बाकी को नहीं लिया जाए, क्योंकि तब तक कोई सोच ही नहीं रहा था कि ये कितना महत्वपूर्ण स्थल है। और 1917 में जब राय बहादुर दयाराम साहनी जो सुपरिंटेंडेंट थे नॉर्दर्न सर्किल के, उन्होंने जाके देखा तो उनको भी लगा कि हाँ, एक टीला ले लें और साथ में थोड़ा सा और दूसरे टीले का कुछ भाग ले लेना चाहिए। और उन्होंने भी वही अपनी यानी रिकमेंडेशन दी और फिर 1921 में जो है ये उत्खनन प्रारंभ हो गया। अब ये सारे लोग वहां जाकर क्या देख रहे थे, क्या लिख रहे थे, क्या सोच रहे थे, ये जानना जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि सबसे पहले यूरोपियन ट्रेवलर चार्ल्स मेसन 1827 में वहां जाते हैं और वो अपना एक ब्रीफ नोट देते हैं। वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक ट्रेवलर थे और उनको रास्ते में जहां जहां गए उन्होंने जो देखा उसके बारे में लिखा। और वो एक बहुत छोटा सा लेकिन अच्छा सा विवरण देते हैं कि कैसे वो इस स्थान पे पहुंचते हैं,
फिर अपने घोड़ों को पूर्व दिशा में जहाँ घास के मैदान है वहाँ चरने के लिए छोड़ देते हैं। उनके कैंप के सामने गांव है, हड़प्पा गांव, और वहाँ पे एक ईंटों की बनी हुई गढ़ी है, और उनके पीछे जो है एक सर्कुलर माउंट है, और वेस्ट की ओर पश्चिम दिशा में जो है वो ऊंचे ऊंचे टीले हैं जिनके ऊपर पुरावशेष हैं, ईंटों की दीवारें हैं। इन दीवारों के अंदर जो है वो आले बने हुए हैं, जैसे कि पूर्व में यानी जो भारत पाकिस्तान जो ये क्षेत्र है आज भी गांव में या पुराने घरों में होते हैं, तो उस तरह की रचनाएं हैं। तो वो एक बहुत ही सुंदर और बड़ा रोचक वर्णन उसका देते हैं, और वो बताते हैं कि वहाँ पे किस तरह के अवशेष हैं। और इस जगह का नाम उन्होंने लिखा था हरिपाह, HARIPAH। और फिर वो जाके उन अवशेषों को देखते हैं तो उनको टीले के ऊपर पत्थर की जो है वो रिंग्स मिलती हैं, जिसको वहाँ के लोगों ने बताया। वहाँ पे एक मजार है जिसको 9 गजा पीर की टॉम कहते हैं, और उसके पास ही ये पत्थर की रिंग पड़ी हुई थी, और लोगों का मानना था कि ये रिंग्स जो हैं वो जो पीर थे ये उनकी अंगूठी है। और तो वहाँ के लोगों का ये अवशेष मिल रहे थे उसके बारे में अपना सोच था। और ये जो एक शहर था, और ये बहुत बड़ा शहर था, ये जो है लगभग 13 कोस लंबा था, और यहाँ का जो राजा था वो यानी उसका लस्ट की वजह से या उसकी वासना हवस की वजह से उसको जो श्राप मिला उसकी वजह से ये शहर सारा का सारा शहर नष्ट हो गया। तो उस स्थान के इतिहास, वहाँ पड़े अवशेषों के बारे में वहाँ के लोगों की एक अपनी सोच थी, एक ट्रेडिशन था। तो वो लोग जानते थे कि ये एक प्राचीन शहर है जो यहाँ नष्ट हो गया है। उसकी तिथि वो नहीं जानते थे, उसका महत्व नहीं जानते थे, लेकिन उसके बारे में वो जानते थे। फिर जब कैंप में शाम को बहुत मच्छर हुए तो वो टीले के ऊपर चले जाते हैं, और वहां जाके जो है वो इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं, और उनको लगता है कि ये स्थल जो है वो अलेक्जेंडर के समय में जिन स्थानों का वर्णन किया है उसमें से एक होना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण है कि ये लोग जो वहां जा रहे थे तब तक उनको एक दूसरे इतिहास की जानकारी थी। तब तक यूरोपियंस और ब्रिटिश जो लोग थे उनका ये सोच था कि भारत का इतिहास सिकंदर के आक्रमण से प्रारंभ होता है। तो अगर उनको कोई भी चीज मिलती थी जो प्राचीनतम हो, वो उसको सिकंदर के काल तक ही ले जाने की सोच सकते थे। और मेसन ने भी वही किया। उसको लगा कि यह स्थल वही होना चाहिए जिनका जिक्र अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय किया गया है, और वो जाके देखता है और इसको मिलाने की कोशिश करता है। तो एरियंस ने जो एक स्थान है संगाला करके, उसके बारे में लिखा तो कहता है ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत विस्तृत वर्णन किया है, और मैं अगर इस स्थान को देखता हूं तो मुझे ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। ईंटों की एक गढ़ी है, उसके साथ में एक लेक है, और माउंट्स हैं, और ये प्रोटेक्टेड है, चैरियट्स यानी रथों की रो से ये प्रोटेक्टेड रही होगी। तो इसका विवरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उस स्थान से था, और वो इसको जो है वो सिकंदर का समकालीन इसको मानता है। और ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी सोच के साथ कहीं जाते हैं तो वहां हमको जो मिलता है हमको लगता है वो वही होगा जो हम सोच रहे हैं, और इनके साथ भी वही हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने एक काम और किया था कि उन्होंने यहाँ जो अवशेष मिले थे, वो जो ब्रिक कैसल थी या गढ़ी थी, उसका उन्होंने एक स्केच बनाया था, लेकिन उसका विवरण वो वहां नहीं देते। जब वो मुल्तान पहुंचते हैं और मुल्तान शहर का स्केच बनाते हैं तब वो लिखते हैं कि हाँ, मैं जब हड़प्पा में था तो मैंने उस गढ़ी का एक स्केच बनाया था, लेकिन वो स्केच अब खो गया है, और उनको दुख होता है कि मेरा वो स्केच खो गया है। अगर वो स्केच आज उपलब्ध होता तो वो उस समय 1827 में हड़प्पा में जो अवशेष, ईंटों की जो रचनाएं वहां दिखाई दे रही थी, उनका सबसे प्राचीनतम प्रमाण होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो उसी समय खो गया था, और आज वो एक महत्वपूर्ण प्रमाण होता जो आज
नहीं है, लेकिन उन्होंने जो विवरण दिया वो आज उपलब्ध है। उसके लगभग 4 साल बाद अलेक्जेंडर बर्नेस ने उस स्थान का दौरा किया और ट्रेवल्स इनटू बुखारा जो उनकी ट्रेवल अकाउंट है उसमें उन्होंने उसके बारे में लिखा। वो भी वहाँ पे जो एक ईंटों की गढ़ी है उसके बारे में बात करते हैं और वहाँ के जो अवशेष हैं, टीले हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो हमको पता चलता है कि उस समय वहाँ पर अवशेषों की क्या स्थिति थी। उस समय तक इन टीलों के ऊपर ईंटों की रचनाएं दिखाई देती थीं, अच्छी स्थिति में थीं, खुली हुई थी, यानी उस समय तक ये साइट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम वहां जाते हैं। उस समय वो मेजर थे और उस समय वो पुरातत्व में नहीं थे, लेकिन जब वो डायरेक्टर जनरल बन गए तब वो अपने अकाउंट में लिखते हैं कि मैं 1853 में पहली बार यहाँ आया था और उन्होंने वहां पे प्रोबेबली वो वहां पे जो है वो सिक्कों की खोज में गए थे, क्योंकि उस समय वो इंडोसाइथियन राजाओं के सिक्कों पर काम कर रहे थे। तो वो सिक्कों की खोज में पंजाब के जो प्राचीन स्थल हैं वो वहां जाके सिक्के इकट्ठे कर रहे थे। तो उन्होंने वहां जाके देखा और वो बताते हैं कि उन्होंने जो पश्चिम की ओर टीले हैं उनकी पूर्वी और पश्चिमी जो ढलान है वहां पे जो है ईंटों की रचनाएं देखी थी और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देखा था और वहां के लोगों ने उनको बताया था कि यहाँ पे एक ईंटों की गढ़ी थी। तो इससे पता चलता है कि 1853 में जो ईंटों की गढ़ी थी वो उस समय तक नष्ट हो गई थी। 27 में थी, 1831 में थी जब अलेक्जेंडर बर्नेस जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम जब जाते हैं 53 में तो वो गढ़ी नष्ट हो चुकी थी। उसके बारे में उनको सुनने को मिलता है और लोगों ने उन्हें बताया कि ये जो गढ़ी है वो लगभग 70 साल पहले एक जो वहां पे सिख सरदार थे उस इलाके के, उन्होंने ये गढ़ी बनाई थी। तो उनको उसकी कहानी सुनने को मिली, लेकिन वो कहाँ थी वो उनको जानकारी नहीं मिल पाई और उन्होंने जो एक प्लान बनाया था उसमें भी उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो 1853 तक वो जो ईंटों की गढ़ी थी वो नष्ट हो चुकी थी। उसके 2 साल बाद फिर 1855 में वो जाते हैं और उस समय फिर वही वो अपना विवरण देते हैं कि उन्होंने वहां कुछ अवशेष देखे और उनकी जो सोच है वो अलग थी। फिर वही कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर भारत में जो कार्य किया और पंजाब में वो जो ये सारा कार्य कर रहे थे, तो उनकी एक अलग सोच थी, उनकी एक अलग दिशा थी। वो बुद्धिस्ट ट्रेवलर ह्वेनसांग के जो विवरण था उसमें जिन स्थलों का वर्णन था वो उन स्थलों की खोज कर रहे थे। वो उसी रास्ते पर जा रहे थे, उस मार्ग को फॉलो कर रहे थे और जो जो स्थल थे उनको वो पहचानने का प्रयास कर रहे थे। तो पहले जो 2 ट्रेवलर्स गए वो सोच रहे थे कि सिकंदर इस मार्ग से आए होंगे और ये जो वर्णन उनके समय में दिया गया है ये वो चीजें होना चाहिए। कनिंघम जो है वो बुद्धिस्ट यात्री जो थे, बौद्ध यात्री, उनके मार्ग को फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने जो विवरण दिए थे वो उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो वो जब हड़प्पा पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि ये वही स्थल है जिसका विवरण बौद्ध तीर्थयात्री ने, चीन के जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे, उन्होंने जो वर्णन दिया है ये वही स्थल है। तो वो वहां जाते हैं, उसका विवरण देते हैं और ये जो उनकी रिपोर्ट है उन्होंने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वॉल्यूम 5 सन 1872-73 की जो रिपोर्ट है जो 1875 में पब्लिश हुई उसमें उन्होंने इसका विवरण दिया है। और वो बताते हैं कि पहले 2 विजिट में उन्होंने वहां क्या देखा और उसके बाद जो है जब वो एज ए डायरेक्टर जनरल वहां आए तो उन्होंने क्या देखा। तो उन्होंने ये जो यहाँ पे टीले थे प्राचीन उनका बहुत विस्तृत अध्ययन किया और उसका विवरण भी दिया। उन्होंने कहा कि रावी के किनारे जो भी प्राचीन स्थल हैं, हड़प्पा जो है वो सबसे विशालतम उनमें है और यहाँ पे टीलों की एक श्रृंखला है जो लगभग 3500 फुट है लंबी, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन पूर्व दिशा में ये जो है इसका जो लंबाई है वो लगभग
2000 फीट है और इसका पूरा जो घेरा है वो लगभग 12,500 फीट है, जो लगभग 2.5 मील होता है। और ह्वेनसांग ने जो एक शहर का वर्णन किया था जहां वो 2 महीने रहा था, वो शहर इतना विशाल था कि उसका जो घेरा था वो लगभग 3 मील था। तो कनिंघम ने सोचा कि ये वही शहर होना चाहिए जहां पे वो 2 महीने रहे थे, जहां पे कई सारे हिंदू मंदिर थे और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी। तो उनको लगा कि ये वही शहर होना चाहिए और इसका जो है आकार है वो भी मिलता जुलता है और ये जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं ईंटों की, ये मोनेस्ट्रीज होना चाहिए। तो उन्होंने भी जो वो सोच रहे थे वैसा उसको आइडेंटिफाई, पहचान करने का प्रयास किया। उन्होंने जो है ये माउंट्स की हाइट भी दी कि उत्तर पश्चिम में जो माउंट्स हैं वो सबसे ऊंचे हैं, लगभग 60 फीट ऊंचे, और दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण की ओर जो टीले हैं वो 40 से 50 फीट के हैं, और उत्तर पे जो टीले हैं रावी नदी के किनारे वो 25 से 30 फीट ऊंचे हैं। और जब कई सालों बाद यानी अगली शताब्दी में जब दयाराम साहनी जी ने वहाँ उत्खनन किया तो वो रिकॉर्ड करते हैं कि कनिंघम ने जो इनका ऊंचाई दी थी उनकी ऊंचाई उतनी ही है। तो ये एक बहुत अच्छा काम अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया कि उन्होंने उस स्थान का एक नक्शा बनाया था जहां उन्होंने ये सारी चीजें मार्क की थी। और फिर वो बताते हैं कि वहां पे जो लाहौर मुल्तान रेलवे के लिए जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसमें डालने के लिए इस यहाँ की ईंटें ले जाई गई और लगभग 100 मील लंबी जो ये रेलवे लाइन थी उसके लिए यहाँ से ईंटें गईं। तो जितने भी अवशेष ईंटों की रचनाएं जो दिखाई देती थीं या जो सतह के नीचे थीं, वो वहाँ के जो ठेकेदार थे रेलवे के, वो खोद खोद के सारी ईंटें यहाँ से ले गए और उनको तोड़ तोड़ के जो है रेलवे लाइन बिछाने में वहाँ बिछा दिया गया। तो इससे जो है इस प्राचीन स्थल को बहुत नुकसान हुआ। अगर ये नहीं हुआ होता तो हमारे पास आज जो है हड़प्पा शहर की जो प्राचीन शहर था, हड़प्पा संस्कृति का, सभ्यता का, उसकी एक बहुत ही अलग तस्वीर हमारे सामने होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है। और कनिंघम ने वहाँ के लोगों से पूछ के इसके इतिहास को जानने की कोशिश की, जो कि उनका उद्देश्य था। कनिंघम जब फील्ड में काम कर रहे थे तो उनका उद्देश्य था कि जो भी अवशेष हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाए, उनकी रिकॉर्डिंग की जाए, उसके बारे में जो भी प्रचलित सूचनाएं या तथ्य जानकारियां हैं उनको लिखा जाए, और वो वैसा ही करते भी थे। सॉरी। तो वहां उन्होंने लोगों से पूछा और लोगों ने उन्हें बताया कि यहाँ पे राजा था एक जिसका नाम हरपाल था और वो लगभग 1300 साल पहले यहाँ था, और उसकी वासना की वजह से और एक श्राप की वजह से ये सारा शहर नष्ट हो गया। और कनिंघम कहते हैं कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि ये सच होना चाहिए, और ये तिथि भी जो बताई है लोगों ने वो मुझे भरोसा है कि ऐसा ही होगा। और वो उस आधार पे गणना करके बताते हैं कि हड़प्पा जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में नष्ट किया होगा। तो ये उसका इतिहास वो लिखते हैं। और ह्वेनसांग ने जो है इस यहाँ पे एक जो शहर था जहाँ पे वो 2 महीने के लिए रुके थे, तो वो कहते हैं कि ये वही स्थल होगा जहाँ पे कि ह्वेनसांग रुके थे। और उन्होंने यहाँ पे उत्खनन भी किए, और वो कहते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे उत्खनन किए लेकिन मुझे जो है यहाँ पे कोई विशेष अवशेष नहीं मिला। और जो सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य अवशेष जो उनको मिला वो पत्थर के ब्लेड्स थे, चर्ट के ब्लेड्स जो होते हैं, डबल पैरेलल साइडेड ब्लेड्स। तो उन्होंने ऐसे ही कई सारे ब्लेड्स की स्केच बना के अपनी रिपोर्ट में भी पब्लिश किया है, और उनको कई सारे मृदभांड मिले, उसका भी उन्होंने स्केच दिया है। लेकिन ये वो समय था जब पुरातत्वविद इन अवशेषों का अध्ययन या खोज नहीं करते थे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है क्योंकि ये एक प्रारंभिक चरण था।
और उस समय जो पुरातत्वविद फील्ड में जाते थे या एक्सप्लोरेशन करते थे, उनका उद्देश्य होता था जो अवशेष हैं उनका ड्राइंग बनाना, उन्हें रिकॉर्ड करना, फोटोग्राफ या उनका मेजरमेंट्स लेना, और जो उनके बारे में कथाएं हैं उनको सुनना, लिखना। और उनके जो अवशेषों की जब बात करते हैं तो उनका मुख्य रुचि जो थी वो मूर्तियों में, सिक्कों में और अभिलेखों में होती थी। तो ये वो स्थान था, ना कोई मूर्ति थी, ना कोई सिक्का था, ना कोई अभिलेख था। तो और मिट्टी के बर्तन, और वो उस समय पुरातत्वविदों के इंटरेस्ट का विषय नहीं थे। तो उसमें उनको कोई बहुत सारे मिले, उन्होंने उसका रिकॉर्ड भी किया, लेकिन उस पर उन्होंने कोई यानी ज्यादा अपना ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने एक काम और किया कि यहाँ पे जो वो प्लान बनाया था और उसके ऊपर उन्हें जो रचनाएं दिखाई दी थी उसको भी उन्होंने ड्रॉ किया। तो उन्होंने इसको मार्क किया। एक जो उन्हें ईंटों की रचना मिली जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, हिंदू टेम्पल, रूइंस ऑफ ए टेम्पल, उसको उन्होंने ए मार्क किया। और नौगजा टॉम्ब जिसके बारे में पहले वाले ट्रेवलर्स ने भी लिखा है, उसको उन्होंने बी मार्क किया। और जो पत्थर की जो रिंग्स पड़ी हुई थी, अब हम जानते हैं कि धोलावीरा में जैसे बहुत सारे हमको प्रस्तर खंड मिले हैं जो कि जो वहाँ के पिलर्स के पार्ट्स थे, तो इस तरह की रिंग्स अन्य स्थलों पे भी मिली हैं। तो वैसी रिंग्स वहाँ थी, तो उसको उन्होंने सी मार्क किया। और इसी तरह से एक माउंट पे उनको बहुत सारे जले हुए ग्रेन्स के अवशेष मिले, मासेस ऑफ चार्ड ग्रेन्स, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण हो सकता था अध्ययन के लिए। उसको उन्होंने डी मार्क किया, लेकिन उस पर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उस समय के पुरातत्वविदों की रुचि दूसरे प्रकार के अवशेषों में होती थी। और एक जगह उनको ईंटों की रचना मिली जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, फाउंडेशन ऑफ मोनेस्ट्री। तो उन्होंने अपने नक्शे पर ABCDE ये 5 मार्किंग की थी। और उन्होंने ये भी लिखा कि यहां पे उनको जो है बहुत सारे इंडो साइथियन कॉइन्स मिले, हजारों। लेकिन बाद में हम जब देखते हैं कि बाद में जो है दयाराम साहनी जो है इसको रिफ्यूट करते हैं, क्योंकि वहां किसी और को कोई सिक्का नहीं मिला था और कभी नहीं मिला था। तो ये पता नहीं कि उन्होंने ये कंफ्यूजन हुआ या ये उन्होंने क्यों मेंशन किया और ये उन्हें कब मिले, लेकिन वो मेंशन करते हैं कि यहाँ पे हजारों सिक्के मिले, जबकि अन्य किसी भी ट्रेवलर्स को या विजिटर को कभी भी वहां पर सिक्के प्राप्त नहीं हुए। यहाँ एक और चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रायः हमारे जो छात्र और शोधार्थी हैं, अगर उनको कहीं कोई लिखी हुई सूचना मिल जाती है तो वो मान लेते हैं कि ये ब्रह्म वाक्य है, ऐसा हुआ ही होगा, तो वो उसको फिर सीधा सीधा आंख मीच के लिख देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट जाता है और एक विवरण देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वैसा नहीं था। तो ये भी हमको हमेशा ये जानकारी रखनी चाहिए कि पुरातत्व में कई संभावनाएं हो सकती हैं और हमारा जो सोच है वो हमेशा खुला हुआ होना चाहिए। और इसमें अगर आप पूरे विवरण को देखेंगे कनिंघम के, कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं। कनिंघम उस समय डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उन्होंने उत्खनन किए कई सारे, वहां से अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन वो इस उत्खनन के बारे में सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते हैं। बाकी उन्होंने अन्य सारे विवरण दिए हैं, पहले के लोगों का, लोगों ने क्या कथा सुनाई, क्या क्या हो सकता है, अपनी कैलकुलेशन, सिक्कों के बारे में, वो सब के बारे में लिखते हैं। लेकिन उत्खनन और पुरातत्व के बारे में सिर्फ एक पैराग्राफ है, 10 लाइनें, और उसमें भी वो लिखते हैं कि मैंने खोदा, मेरे को सिर्फ ये सिक्के मिले, ये नहीं मिला। और जो मूल पुरावशेष थे या जो महत्वपूर्ण पुरावशेष जिन्हें आज हम महत्वपूर्ण कहते हैं, उनके विषय में कोई विशेष जिक्र नहीं मिलता है। और जैसा कि हमें पता है कि उनके विजिट से पहले वहां पे एक हड़प्पा कालीन मुद्रा मिल चुकी थी। आज हम लोग जानते हैं कि वो मैच्योर हड़प्पन सील थी, जिसमें नीचे एक जानवर बना हुआ है, उसके ऊपर एक अभिलेख है। तो इस अभिलेख को उन्होंने, इस मुद्रा को उन्होंने देखा और इसको उन्होंने देखा और कहा कि ये जो है वो बेल लगता है,
जानवर, लेकिन इसके हम्प नहीं है। तो इसके हम्प नहीं है, और भारत में जो बैल होते हैं उनके हम्प होता है, तो लगता है कि ये जो बैल है वो भारतीय नहीं है। फिर वो और कहते हैं कि ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख जो है, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार ये भारतीय नहीं है, क्योंकि मैं भारत के अभिलेखों को जानता हूं, और ये जो अभिलेख है ये वैसा नहीं है, तो ये भी कहीं और का होगा। तो आई जस्ट कोट कि उन्होंने क्या लिखा। कोट, above the bull there is an inscription in 6 characters which are quite unknown to me। यानी 6 अक्षरों का एक अभिलेख है जो मुझे अननोन है। एंड फिर वो इसको इंटरप्रेट करते हैं, और उनका इंटरप्रिटेशन क्या है? दे आर सर्टेनली नॉट इंडियन लेटर्स, एंड एज द बुल विच accompanies them is without a hump, I conclude that the seal is foreign to India। तो ये उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला और लिख दिया। तो वो सील, आज हम जानते हैं कि हड़प्पा कालीन सील एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है, अवशेष है। उन्होंने उसको देखा और बहुत आसानी से उसको जो है यानी नेग्लेक्ट कर दिया कि ये तो न बुल इंडियन है, न ये लेख इंडियन है, और न ये अवशेष इंडियन है। तो यहां जो सोच की बात है कि एक व्यक्ति की सोच कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है, या अलेक्जेंडर कनिंघम 3 बार उस साइट पे गए, वहां उन्होंने अवशेष देखे, वहां उन्होंने काम किया, वहां उन्होंने उत्खनन किया, और वो इसको पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्यों? क्योंकि वो उसको बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, वो पिलग्रिम की अकाउंट के चश्मे से देख रहे थे। वो हर जगह वही चीजें देख रहे थे जो ह्वेनसांग ने लिखी थी, तो वो उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे थे। दूसरी बात यह थी कि उनका सोच था कि भारत का इतिहास सिकंदर के आक्रमण से शुरू होता है, तो उसके पहले कुछ हो ही नहीं सकता है। और तीसरी सोच थी कि अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत पहले समय से भारत के बहुत सारे स्थलों पे काम कर रहे थे, और उनका सोच था कि मुझे भारत के पुरावशेषों के बारे में बहुत जानकारी है। और उस समय के गवर्नर जनरल ने जो अपने मिनट्स में लिखा है, तो वो भी लिखते हैं कि जब इनको अपॉइंट किया गया था कि इस भूभाग पर कनिंघम जितनी जानकारी रखने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है। तो उनको था कि मैं भारत की लिपियों को, भारत के अवशेषों को मैं सब जानता हूं, और यहां मैं वो देख रहा हूं जो मुझे नहीं पता है, तो इसका अर्थ है कि ये भारत का हो ही नहीं सकता। सो दैट वाज द अप्रोच कि मैं नहीं जानता तो ये भारत का नहीं है, ये कहीं बाहर से आया होगा, कहीं और का होगा, क्योंकि मुझे भारत का पूरी जानकारी है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो मैं नहीं जानता हूं। एंड विद दिस वन लाइन ही डिस्कार्ड इट। और इसके साथ उन्होंने जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की खोज का श्रेय उनको मिल सकता था अगर वो इसको खोजने की कोशिश करते, लेकिन वो इससे अपना हाथ धो बैठे और उन्होंने इसको एक बुद्धिस्ट साइट मान के वो आगे बढ़ गए और उनका कार्यक्रम चलता रहा। तो अदरवाइज 1875 में ही जो है इस सभ्यता की खोज हो सकती थी, लेकिन वो 1921 तक टल गई। उसके कुछ साल बाद, जैसा कि आई हैड मेंशन अर्लियर, जे हार्वे जो कि इंडियन एजुकेशन सर्विस के एक इंस्पेक्टर थे स्कूल के, जब वो वहाँ स्कूल का इंस्पेक्शन करने गए तो वहाँ पे उनको एक और सील मिली जो उन्होंने एक लोकल आदमी से खरीद ली। अब हम जानते हैं कि ये लेट हड़प्पन सील है जिसमें 5 अक्षरों का एक लेख था, और इसको जो है कुछ समय पश्चात जो है वो डेम्स ने प्रकाशित किया। तो डेम्स ने फिर इन 2 मुद्राओं के ऊपर एक लेख लिखा इंडियन एंटीक्वेरी में 1886 में, जिसमें वो सील जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था और जो हर्वे को जो सील मिली थी, इन दोनों के विषय में लिखा। और यहाँ पे उन्होंने जो है इसको पढ़ने का भी प्रयास किया, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी अशोकन इंस्क्रिप्शन पे लिखते हुए जो सील थी और जो हड़प्पन स्क्रिप्ट था उसको पढ़ने का प्रयास किया था। तो जो
हड़प्पा का जो ये लेख है या जो सिंधु की जो लिपि है, इसको पढ़ने के प्रयास तब से होते आ रहे हैं। लोग हमेशा प्रयास करते रहे, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों ने दावे किए, पर अभी तक हम लोगों को इसमें सफलता मिल नहीं पाई है। फिर उसके बाद 1886 में एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जाते हैं और वो वहाँ खुदाई करते हैं हड़प्पा में, और उनको एक सील मिलती है। और ये वो समय था कि जब आर्कियोलॉजी आज जैसी नहीं होती थी। लोग जिनको प्राचीन अवशेषों में रुचि होती थी, वो जहाँ पे प्राचीन स्थल होते थे वहाँ जाके खुदाई करते थे और अवशेष निकाल के लाते थे जो उनको रुचिकर लगते थे। तो दैट वाज ए डिफरेंट एज। उस समय जो है वो पूरी परिस्थितियां अलग थीं, और इसमें उनको एक सील मिली थी 1886 के पहले। और फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसके महत्व को लगा कि ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसको संरक्षित करना चाहिए। 1904 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आ गया, तो उसके बाद सरकार को ये शक्तियां मिल गई कि वो प्राचीन स्थलों का संरक्षण कर सकें। और 1909 में हीरानंद शास्त्री ने इसका विजिट किया और उनको लगा कि ये माउंट्स जो हैं बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि ठेकेदारों ने बहुत सारे गड्ढे खोद खोद के सारी ईंटें निकाल ली थी। तो सरफेस पे देख के लगता था कि सब जगह खुदाई हो गई है, सारे अवशेष निकाल लिए हैं, तो अंदर क्या बचा होगा। तो एक माउंट है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो इसको संरक्षित कर लिया जाए, इसको कंपनसेशन दे के ले लिया जाए। और फिर 1912 में, यानी उसके 3 साल बाद, फ्लीट ने जो अभी तक की प्राप्त सील्स थी उनके बारे में लिखा, और यहाँ पे पहली बार जो है फ्लीट हड़प्पा, HARAPPA, जो आज हम यूज़ करते हैं हड़प्पा शब्द, उसको वो प्रयोग करते हैं। और ये जो सील्स थी तीनों, ये फिर बाद में ब्रिटिश म्यूजियम को प्रेजेंट कर दी गई, और ब्रिटिश म्यूजियम के ब्रिटिश एंड मेडिवल एंटिक्विटीज सेक्शन में ये सील्स थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कितनी प्राचीन हो सकती हैं। तो उनको लगता था कि ये जो है वो बहुत बाद की होंगी, कहीं और से आई हुई हैं। तो उन्होंने इन तीनों सील्स का विवरण दिया, उनका पूरा विवरण दिया, उसके बारे में उनको पहचानने की कोशिश की, उनका बड़े प्रिसाइज मेजरमेंट दिए, उनके फीचर्स के बारे में लिखा। और उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो है वो क्लेई सील्स हैं, क्लेई स्टोन है, जिसको पका के हार्ड किया गया होगा। एंड वी नो दैट इज अ प्रोसेस कि कैसे जो है वो स्टेटाइट बनाया जाता है। तो सेल खड़ी को पका के स्टेटाइट बनता है। तो उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो काफ़ी सटीक थे, और उन्होंने जो है इन मुद्राओं के मुद्रांक का अध्ययन किया और इनको सही रूप में देखा, क्योंकि मुद्राओं पे वो नेगेटिव होते हैं और मुद्रांक में वो पॉजिटिव आते हैं। तो पहली बार उन्होंने उसको पॉजिटिव में देख के उसका अध्ययन किया और उसको रिपोर्ट किया। 1914 में हरग्रीव्स ने इनका अध्ययन किया, और उनका भी मानना था कि ये माउंट्स डिस्टर्ब्ड हैं और सरकार को जो है यानी इतना पैसा इस पे खर्च नहीं करना चाहिए। और उस समय जो है उसकी जो कुल लागत आ रही थी उस पूरे क्षेत्र को खरीदने की, हड़प्पा के जो जितने पुरावशेष थे, ये जो 2.5 मील के सर्किट में थे, उसकी कीमत थी 4,706 रुपये। लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया कि ये बहुत ज़्यादा पैसा है इसको संरक्षित करने के लिए। और एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर कनिंघम को जब डायरेक्टर जनरल बनाया गया था 1871 में, तो उनकी जो महीने की सैलरी थी वो 2,000 रुपया महीना थी। यानी कि पूरे हड़प्पा को खरीदने का, या जमीन पूरे हड़प्पा के अवशेषों की कीमत डायरेक्टर जनरल की सैलरी यानी 2 महीने की सैलरी के बराबर थी। लेकिन उस समय की सरकार को यह लगा कि ये बहुत ज्यादा पैसा है इन सबको खरीदने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, यानी अगर आप बारीकी से देखें तो आपको पता चलता है कि अप्रोच क्या है, उसका क्या महत्व आंका जा रहा है, क्या उसको सोचा जा रहा है। तो उस समय उनको लगा 4,000 रुपया दे के पूरे हड़प्पा के माउंट्स को खरीदना, एक्विजिशन करना, ये बहुत ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए। और जो कि सिर्फ डायरेक्टर जनरल की 2 महीने की सैलरी के बराबर था। तो ये उस समय की
सोच थी। और उसके बाद जो है 1917 में राय बहादुर दयाराम साहनी गए, उन्होंने देखा, वो भी सहमत हुए कि हाँ एक माउंट को ले लिया जाए, साथ में एबी माउंट जो है। और यहाँ एक चीज और महत्वपूर्ण है कि आज हम सब लोग जानते हैं, अगर आप हड़प्पा के बारे में पढ़ें तो माउंट ए, माउंट बी, माउंट सी, हम उसको अलग अलग माउंट से जानते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि कनिंघम ने एक प्लान बनाया था और उसने जो अवशेष देखे थे उनको ABCD मार्क किया था। कनिंघम ने कभी भी किसी माउंट को ABCD नहीं कहा था, लेकिन बाद में लोगों ने उसको माउंट ए, माउंट बी, माउंट सी कर दिया और ई तक तो उन्होंने मार्क किया था, उसके आगे भी उनके नंबर दे दिए। और आज हम जब हड़प्पा की बात करते हैं तो आज हम वही ABCDE की बात करते हैं। तो अवशेष जो थे वो माउंट का रूप उन्होंने, यानी माउंट का नाम हो गया। और इस तरह से इन्होंने माउंट एफ और माउंट AB को लेने का प्रपोजल किया, जो कि लगभग 2000 रुपए में 2719 रुपए 9 आने और 5 पैसे में इनको खरीदा गया। और उसके बाद 1921 में उत्खनन प्रारंभ हो गया। और ये जो उत्खनन हुआ, यहां से भारत का इतिहास, भारत का ही नहीं पूरी विश्व का इतिहास बदल गया, क्योंकि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की खोज हुई। खोज एक साल में नहीं हो गई, लेकिन यहां से प्रारंभ हुआ। तो 5 जनवरी को 1921 में उत्खनन का प्रारंभ हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो नॉर्दर्न सर्किल था, जिस लाहौर में, वहां से इसका उत्खनन हुआ। और उस समय ये सारा काम जो है वो PWD करता था। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD, इनसे पैसा आया, उन्हीं से लेबर आई, और वहां खुदाई के लिए लेबर नहीं थी, तो बीकानेर से लेबर लाई गई और वहां पे 37 दिन तक काम चला, 5 जनवरी से 10 फरवरी तक। और यहाँ पे इसमें जो अवशेष मिले, वहां से उनका जो अध्ययन प्रारंभ हुआ, उससे सारी इतिहास बदल गया। भारत की जो है भारत का इतिहास जो है 3000 साल पीछे चला गया। और ये एक, फिर यहाँ पे मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हम तिथियों की बात करते हैं अक्सर, तो लोग बहुत रिजिड होते हैं कि यही डेट है, दूसरी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरातत्व एक वो विषय है जिसमें नए प्रमाण आने से नई सूचनाएं मिलती हैं। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन होने से पहले सारे इतिहासकार, सारे पुरातत्वविद ये मानते थे कि भारत का इतिहास सिकंदर के आक्रमण से शुरू होता है, तो उसके पहले नहीं जाता। लेकिन ये जो उत्खनन प्रारंभ हुआ और यहां से जो अवशेष आए, तो वहां से भारत का इतिहास सीधा 3000 साल पहले चला गया। और इसके लिए आज हम एक टर्म यूज करते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, क्योंकि वहां लिखित प्रमाण तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन इंडियन हिस्ट्री, जिसे आज हम 600 BCE से शुरू करते हैं, वो 3000 BCE में चली जाएगी। और हो सकता है कि हमें नई तिथियां मिलें, जो 3000 से 5000 हो जाए, 5000 से 10,000 हो जाए, हमें नहीं पता। तो कल हमें क्या प्रमाण मिलेंगे, हमारे पास क्या तकनीकी आ जाएगी, हमारी जानकारी में क्या वृद्धि होगी, हम नहीं जानते। तो हर पुरातत्वविद को इसके लिए, यानी एक खुली सोच होना चाहिए कि नए प्रमाण आते हैं तो हमको अपनी सोच में परिवर्तन करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोगों को बहुत रिजिड होते हुए देखा है, और मुझे याद है, जो मैं यहाँ उन बातों को डिस्कस नहीं करना चाहता, कि लोग आज भी उसी जगह अड़े हैं जो उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ा था, जबकि परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। और जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हमारी जो जानकारी थी भारत के इतिहास के बारे में, वो 3000 साल पहले चली जाती है। तो सबसे पहले साल में माउंट एफ और माउंट AB पर खुदाई हुई, 3 जगह पर, और उन ट्रेंच को नाम दिया गया ट्रेंच A, ट्रेंच B, ट्रेंच C। उस समय खुदाई की पद्धति जो थी वो आज जैसी नहीं थी। हम लोग जानते हैं कि व्हीलर के आने के बाद स्ट्रेटिग्राफिकल और क्यूबिकल मेथड शुरू हुआ। तो उस समय यह था कि आपको जहां खोदना है, जैसे खोदना है, खोदने वाले को डिसाइड करना है।
कनिंघम ने क्या खोदा, कैसे खोदा, हमको नहीं पता। वो सिर्फ इतना लिखते हैं कि आई कैरिड आउट सेवरल एक्सकेवेशन। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सकेवेशन किए। कितने बड़े थे, कहाँ कहाँ किए, उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है माउंट एफ के ऊपर एक्सकेवेशन किया और एबी पर 2 जगह किया, छोटे छोटे। और उस समय एक्सकेवेशन का तरीका भी अलग था। जनरली लोग स्ट्रक्चर्स को देखते थे, कहीं रचनाएं हैं तो उनके आसपास खुदाई करते थे। और उस समय एक्सकेवेशन का मूल उद्देश्य होता था दबी हुई रचनाओं को एक्सपोज करना और सिक्के, मूर्तियां, अभिलेखों को खोजना। और उसकी सफलता यही मानी जाती थी कि कितने स्ट्रक्चर एक्सपोज हुए, कितनी एंटिक्विटीज मिली, क्योंकि उस समय बाकी बहुत ज्यादा और दूसरे विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। पॉटरी में भी जो सजे हुए पोट होते थे, जो पूरे शेप्स होते थे, उनको ज्यादा महत्व मिलता था और टुकड़ों को और इन चीजों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिलता था, क्योंकि वो एक अलग फेज थी। तो उन्होंने जो है यहाँ पर उत्खनन किया और इस पूरे उत्खनन पे 4,384 रुपए 5 आने और 6 पैसे खर्च हुए थे। और ये जो है सबसे बड़ी जो ट्रेंच थी वो माउंट एफ पे लगाई गई। चूंकि सरफेस पे कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ खोदा जाए। तो उन्होंने वहां पे एक 500 फुट लंबी एक ट्रेंच लगाई कि कहीं भी अवशेष होंगे वो इस ट्रेंच में आ जाएंगे। और एक सिरे से दूसरे सिरे तक खुदाई की और ये ट्रेंच जो है वो 12 फुट की गहराई तक इसमें खुदाई हुई। और उसमें जितने भी अवशेष मिले उनको ABCDE नाम दिया गया अप टू L, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो ये उस समय का तरीका था। लेकिन उन्होंने इसका प्लान भी बनाया, उन्होंने इसका सेक्शन भी बनाया और इन सारी चीजों को बहुत ही तरीके से, जो उस समय का तरीका था, उसके हिसाब से उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया। और उन्होंने देखा कि ये जो डिस्क्रिप्शन कनिंघम ने दिया था, इसकी हाइट जो है वो 25 से 30 फीट है और वो आज भी वही है। यानी कि कनिंघम का जो मेजरमेंट्स और वो थे वो बहुत प्रिसाइज थे। और उन्होंने वहां पे उत्खनन किया और जो भी अवशेष मिले उनके भी लिस्टिंग की और उसका विवरण भी दिया है और विवरण उपलब्ध है। और उसका भी तरीका वही था कि ट्रेंच ए से जो अवशेष मिले वो A123 थे, ट्रेंच बी से जो अवशेष मिले वो B123 थे, सी से जो अवशेष मिले वो C123 थे। और उन्होंने जो है उसमें उसकी गहराई और लोकेशन वो हर अवशेष की वो वहां पे उन्होंने मेंशन की। सॉरी। और चूंकि उस समय हम इस तरह की बात नहीं करते थे, तो गहराई के आधार पे ये देखा जाता था कि जो अवशेष जितना गहरा है माना जाता था वो उतना पुराना होगा, और अगर कोई कम गहराई पे है तो ये माना जाता था कि वो कम यानी बाद का होगा। तो ये उस समय का एक रिलेटिव डेप्थ देख के एक अंदाज लगाया जाता था और उस तरीके से खुदाई होती थी। और जब खुदाई हुई तो ये जो A to L अवशेष मिले, यानी जो स्ट्रक्चर्स मिले, वो बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्री थे। उनके बारे में यानी उनको देख के कोई वॉल है या कोई कॉलेप्स पोर्शन है या कोई किनार यानी कॉर्नर है, लेकिन उनको देख के ये अंदाज नहीं लगा पाए या ये जानना मुश्किल था कि ये कमरा होगा या गैलरी थी या किस तरह की वॉल थी, इसका पूरा शेप क्या होगा, साइज क्या होगा। लेकिन दयाराम साहनी ने जो ईंटें थीं उसके बारे में एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने देखा कि यहाँ की जो ईंटें हैं वो बहुत अच्छी तरह से बनी हुई हैं और उन्होंने देखा कि वो सारी ईंटें एक जैसी हैं। तो फिर न सिर्फ एक माउंट में बल्कि दूसरे माउंट्स में जहां उन्होंने उत्खनन किया वहां पे भी वैसी ईंटें हैं। और उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी माउंट्स हैं और जो भी ईंटें हैं और जो भी रचनाएं हैं वो सारी एक जैसी होंगी। और इनके जो साइज है वो उन्होंने मेजर किया, यानी ऑब्जर्व किया कि इनका साइज बहुत यूनिक है। और हम सब जानते हैं आज की हड़प्पा कालीन जो ईंटें होती हैं उनका एक अपना फिक्स रेशो है। और उन्होंने पाया कि एक लंबाई 2 चौड़ाई के बराबर ये जो एक रेशो है ये बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक रेशो है और एक बहुत अच्छे मकान बनाने को और भवन बनाने के लिए ये रेशो जो है वो एक बहुत ही यानी विकसित चीज है।
तो ये उन्होंने नोटिस किया। इसके पहले जो भी लोग गए थे, डेफिनेटली ईंटें हर और थी, लेकिन उन्होंने किसी ने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। तो दयाराम साहनी की अप्रोच और जो पहले वाले आर्कियोलॉजिस्ट थी उनकी अप्रोच को आप देखेंगे तो आपको एक जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। और ये हमको देखना चाहिए कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जा रहा है, वो वहां चीजों को देख रहा है, उसको इन सब चीजों से कोई बहुत ज्यादा रुचि दिखाई नहीं देती। चार्ट ग्रेन्स कोई मतलब नहीं, पॉटरी नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट काय में है? सिक्कों में, मूर्तियों में, अभिलेख में, क्योंकि वो वैल्यूबल हैं। ये सब चीजें बेकार हैं। लेकिन दयाराम साहनी वहां जब जाते हैं तो वो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और इनको अध्ययन करते हैं, और उनका एक अलग सोच है। अभी जब हम आगे जाएंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा। इसलिए दयाराम साहनी का कंट्रीब्यूशन भारतीय सभ्यता की खोज में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये चीज हमको हमेशा जाननी चाहिए कि भारतीय सोच और विदेशी सोच, क्योंकि दोनों का उद्देश्य अलग है, दोनों का सोच अलग है। वो किसी और उद्देश्य से, किसी और दृष्टिकोण से इन अवशेषों को देख रहे हैं। और हमारे जो पुरातत्वविद हैं वो भारतीय दृष्टि से अपने इतिहास को जानने के लिए वो इन अवशेषों को देख रहे हैं। तो इन दोनों में अपने आप एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए हम जब भी किसी भी पुस्तक को, किसी भी लेख को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमको देखना चाहिए कि वो अप्रोच क्या है, क्योंकि जो मोटिव है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक्ट इज इममटेरियल, एक्ट सेम हो सकता है लेकिन मोटिव अलग होने से उसके रिजल्ट्स बदल जाते हैं। तो ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण है, और जब आप इनको देखेंगे तो आपको पता चलता है कि क्यों इस उत्खनन के बाद सभ्यता की खोज हो पाई और पहले वाले सारे प्रयास जो हैं वो क्यों व्यर्थ हो गए। क्योंकि वहां उसका उद्देश्य था ही नहीं ये जानना कि यह स्थान कितना प्राचीन है। वहां उद्देश्य था कि इस स्थान को हम किससे पहचाने। क्या हम इसको सिकंदर के आक्रमण के समय जो स्थल थे उनसे जोड़ें, या हम जो है चीनी यात्री ने जो स्थलों का वर्णन दिया उससे जोड़ें। ये है क्या, इसको जाने, ये उद्देश्य नहीं था। और यही कारण है कि 1921 का ये उत्खनन एक लैंडमार्क उत्खनन है, और इसलिए आज हम इसके 100 वर्ष पूरे होने पर आज ये चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है यहाँ पे उत्खनन किया और जो भी छोटे छोटे अवशेष मिले और जो ईंटें थी उनके ऊपर एक बहुत गहन अध्ययन किया और उन्होंने माना। और यहाँ का जो उन्होंने वो जो साइज मेंशन किया है 11 इंच, 5.5 इंच और 2.5 से 3 इंच, तो ये इनका साइज था। और इतना ही नहीं, वो उनको याद आता है कि सारनाथ म्यूजियम में भी 2 ईंटें हैं गुप्त काल की, जिनकी भी लंबाई चौड़ाई जो है वो 1:2 का रेशो उनका है, और बाकी जगह पे जो ईंटें मिलती हैं वो अलग अलग हैं। तो दयाराम साहनी पुरातत्वविद थे, सुपरिंटेंडेंट थे, कई जगहों पे काम किया, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन जो थी वो बड़ी सटीक थी, और उनको ये भी याद था कि और कहाँ कहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है। और बाकी जो 2 माउंट थे उनकी जगह पे जो है उन्होंने छोटे छोटे 2 एक्सकेवेशन लगाए। एक 55 फीट बाई 25 फीट का 9 गजा जो पीर का टॉम था उसके वेस्ट में पश्चिम की ओर उन्होंने एक एक्सकेवेशन किया, और ये सारे जो अवशेष मिले उसको पहचान पाना मुश्किल था। और यहाँ हम ये जान लें कि उस समय दयाराम साहनी का इतिहास का ज्ञान भी वही था जो उस समय पढ़ाया जाता था, कि भारत का इतिहास जो है वो सिकंदर से शुरू हो रहा है और फील्ड में हमको क्या ढूंढना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो इतनी महत्वपूर्ण खोज कर रहे थे, उनको अवशेष मिल रहे थे, उनको सील मिली, उनको टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स मिले, फिगराइन मिले, लेकिन उनको दुख हो रहा है कि मुझे यहाँ मूर्तियां नहीं मिली। क्योंकि हर पुरातत्वविद जो फील्ड में जाता था वो सोचता था कि एक्सकेवेशन में मूर्तियां मिलेंगी, एक्सकेवेशन में इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, एक्सकेवेशन में सिक्के मिलेंगे, और वो नहीं मिल रहे। उनको कुछ पत्थर के अवशेष मिले जिन पे पॉलिश थी। तो जैसा कि हर कोई
जैसा उन्होंने पढ़ा था, जैसा चल रहा था, तो वो कहते हैं कि लगता है कि ये जो है वो मौर्यकालीन हो सकते हैं। कुछ और पत्थर के अवशेष थे जो रफ थे, तो कहते हैं कि ये हो सकता है कुषाणकालीन हो सकते हैं। और वो मेंशन करते हैं कि मुझे जो है यहाँ पे यानी कोई मूर्ति नहीं मिली, और मुझे यहाँ पे इस तरह की यानी मेटल के ऑब्जेक्ट्स नहीं मिले जो कि हर जगह मिलते थे, यानी ऐतिहासिक कालीन जो स्थल होते थे वो मिलते थे, लेकिन जो है उनको वो नहीं मिले थे। तो उसके बाद एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिस पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक पुरातत्वविद जो है उसका धर्म है कि वो अवशेषों के आधार पर अपना निर्णय दे और उनके बारे में बात करे। आपको याद होगा कि मैंने मेंशन किया था कि कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यहां से हजारों इंडो साइथियन कॉइन्स मिले, लेकिन जब दयाराम साहनी ने एक्सकेवेशन किया तो वहां कोई सिक्का नहीं मिला। और दयाराम साहनी ने इस विषय में लिखा है, और मैं उस चीज को I just want to read and want to draw your attention. General Cunningham states in his archaeological survey report, volume 5, that Harappa has yielded thousands of coins of the Indo-Scythians and their successors. Neither Pandit Hiranand nor Mr. Hargreaves and Mr. Gupte obtained any such coin during their visit to Harappa. And although I myself saw a few Mughal coins with the villagers, there was not a single one of a pre-Mohammedan period. It appears strange, therefore, that if coins of the Indo-Scythians and their successors had been as abundant on this site as described by General Cunningham, our inquiries for them should have been so futile. My excavations prove the General Cunningham's statement to be definitely incorrect. For although hundreds of other small things were found, the operations did not bring to light a single coin of any kind. Why this is so, I am at present unable to explain. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये ब्रिटिश इंडिया की बात है। अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज एन ब्रिटिश ऑफिसर, ही वॉज द डायरेक्टर जनरल। उन्होंने वो साइट विजिट की, महानिदेशक के रूप में उत्खनन किया और अपनी सरकारी रिपोर्ट में लिखा कि यहां से हजारों सिक्के मिले। दयाराम साहनी भारतीय थे पर सुपरिंटेंडेंट थे, जूनियर। ब्रिटिश समय था, लेकिन उन्होंने उत्खनन किया और उनके उत्खनन में एक भी सिक्का नहीं मिला। अपने प्रमाणों के आधार पर उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि डायरेक्टर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा वो बिल्कुल गलत था। दैट इज व्हाट एन आर्कियोलॉजिस्ट मस्ट डू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या लिखा है, लिखने वाला किस पद पे था, किस पोजीशन में है, प्रमाण क्या कहते हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट को सिर्फ वही कहना चाहिए जो प्रमाण कहते हैं। और ये एक उदाहरण है, ये एक सीख है हर एक पुरातत्वविद के लिए कि इट डज नॉट मैटर वो डायरेक्टर जनरल थे या वो एक ब्रिटिश थे और वो सर थे, इतने महान थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो सही नहीं था। और मेरे एक्सकेवेशन के प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने ये चीज अपनी ऑफिशियल तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ही एक जूनियर ऑफिसर डायरेक्टर जनरल की ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखी हुई बात को बड़े स्पष्ट रूप में कहता है कि वो बिल्कुल गलत थे। और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट का धर्म है कि वो प्रमाणों के आधार पर बात करे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या कहा है, वो कौन था, किस पद पे था। बिना डरे, बिना झिझक ये बात कहनी चाहिए, और आर्कियोलॉजिस्ट को दयाराम साहनी से ये सीखना चाहिए। तो लेकिन
उनको भी इस बात का मलाल था कि उनको जो है मेटल के ऑब्जेक्ट नहीं मिले, उनको मूर्तियां नहीं मिले, और वो लिखते हैं नो ऑब्जेक्ट इन एनी काइंड ऑफ मेटल वर फाउंड एक्सेप्ट 1 or 2 आयरन नेल्स and a hollow bead of gold, which later might have been dropped on the site in modern times. फिर एक महत्वपूर्ण बात, जो मिले वो रिपोर्ट करो। लोहे की कीलें मिली, रिपोर्ट किया। वो हो सकता है बाद में किसी ने डाल दी हो, उस समय तक उनको ये नहीं पता था कि ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है और यहाँ आयरन नहीं मिल सकता, लेकिन लोहे की कीलें मिली और उनको लगा कि ये मॉडर्न कीलें हैं, किसी ने डाली होंगी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया। यही होना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कि कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है, वहां कोई जानकारी नहीं होती है, फिर कहीं से कोई क्लेम करता है कि उसको ऐसी चीज मिली, फिर वो आता है कि नहीं मेरे को भी मिली थी, मैंने भी वहां देखा था, लेकिन मैंने लिखा नहीं। ये नहीं, पुरातत्व में ये नहीं होना चाहिए। जो मिला, जो नहीं मिला, जो मिला उसके आधार पे आपको अपनी बात को कहना है। तो ये एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट है और उस फेज की रिपोर्ट है जब पुरातत्व एक दूसरी स्थिति में था, लेकिन आज भी इससे सीख मिलती है कि आज के पुरातत्वविद भी इस रिपोर्ट से, दयाराम साहनी के काम से, दयाराम साहनी की रिपोर्ट से सीख सकते हैं। तो उन्होंने उनको रिपोर्ट किया। उन्होंने ये जो अवशेष मिले थे पॉटरी वगैरह, उसको उन्होंने अध्ययन किया, 3 ग्रुप्स में बांटा। एक था वेसल्स ऑफ ऑर्डिनरी डोमेस्टिक यूज, जो कि व्हील के ऊपर बने हुए थे, घरेलू कामकाज के बर्तन, और फिर टेराकोटा ऑब्जेक्ट, मृणमय वस्तुएं जिसमें ह्यूमन फिगराइंस थे, जानवर थे, गाड़ियों के फ्रेम थे, तो ये मूर्तियां वगैरह इनका, और ऑर्नामेंट्स का। और उन्होंने फिर जो ये बर्तन थे या जो पॉटरी थी, उसको भी उन्होंने ब्रॉड जो है टाइप्स, उनको डिफरेंट टाइप्स में भी बांटा शेप्स के आधार पे। तो 1921 में पॉटरी का ये जो अध्ययन था, ये एक बहुत ही यानी व्यवस्थित अध्ययन था। तो उन्होंने ये किया, इसके बारे में लिखा। और एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं पुरातत्व वालों के लिए, कि यदि आप उसकी जो लिस्ट पब्लिश है एंटिक्विटीज की देखेंगे कि देयर आर नंबर ऑफ एंटिक्विटीज जिनको बाद में हटा दिया गया है, लेकिन नंबर वहां है, वो नंबर चेंज नहीं हुए। और ये एक महत्वपूर्ण, कई बार होता है कि कई चीजें रजिस्टर होती हैं और बाद में या तो वो महत्व की नहीं है या वो नष्ट हो जाती हैं। मान लीजिए कोई मिट्टी की हैं, क्ले की हैं, हड्डियां हैं, तो ये चीज भी पुरातत्वविदों को बहुत स्पष्ट रूप से, इसमें कोई छुपाने या वाली बात नहीं है, उस समय इनको रजिस्टर किया गया और बाद में क्या स्थिति है वो भी बहुत स्पष्ट रूप से आना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि उन्होंने वहां पे, और उन्होंने इनके फोटोग्राफ्स किए हैं, फोटोग्राफ्स की डिटेल्स दी है, ड्राइंग्स की डिटेल दी है, और ये जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में तो बहुत ही यानी व्यवस्थित रूप से उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो 1921 का उत्खनन था, उसमें कैसे दयाराम साहनी की जो अप्रोच थी वो पहले वाले लोगों की अप्रोच से कितनी अलग थी, और उनके जो परिणाम निकले वो हम लोगों के सामने हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच पूरी तरह से अलग थी। अब जैसे कि मुद्रा की बात करें, पहले जब कनिंघम को मुद्रा मिली तो उन्होंने अपना निर्णय दे दिया कि ये विदेशी है, न तो जानवर भारत का है न लिपि भारत की है, और तो ये मुद्रा भी भारत की नहीं हो सकती, ये जो है बाहर का है। लेकिन दयाराम साहनी को भी मुद्रा मिलती है, दयाराम साहनी भी देखते हैं, उनके लिए भी जो है ये नई चीज थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट को वो नहीं जानते थे, लेकिन उनको पता था कि भारत की जो नॉन लिपि है वो प्राचीनतम जो है वो ब्राह्मी है, और वो जो एक लिपि देख रहे हैं वो उससे अलग है। तो उनकी अप्रोच थी कि ये लिपि ब्राह्मी से पहले की होना चाहिए, हमारी जानकारी ब्राह्मी लिपि तक है, और ये कोई ऐसी चीज है जो कि तब तक नहीं आती, तो यानी ये उससे पहले की होना चाहिए। तो ये एक अंतर है एक भारतीय अप्रोच में और एक यूरोपियन अप्रोच में। यूरोपियन अप्रोच में वहां एक ये सोच है
कि मैं भारत के बारे में सब कुछ जानता हूं, मैं भारत के पुरावशेषों के बारे में सब कुछ जानता हूं, मैं भारत की लिपियों के बारे में सब कुछ जानता हूं और ये मुझे नहीं पता है, यानी ये भारत की हो ही नहीं सकती। एक वो सोच है। यहां एक भारतीय की सोच है कि मुझे भारत की लिपि पता है, मुझे भारत का इतिहास पता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज मिल रही है जो मेरी जानकारी में नहीं है, यानी जो मेरा ज्ञान है ये उससे पहले का होगा। और ये एक सामान्य चीज है। एक पुरातत्वविद को यदि ऐसी चीज मिलती है जिसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि आखिर ये क्या है, यानी मैं नहीं जानता, मुझे जानना चाहिए ये क्या है। तो दयाराम साहनी इसको बोलते हैं प्रोटो ब्राह्मी। उनका जो ड्राफ्ट रिपोर्ट था, जो उन्होंने लिखा था टाइप्ड रिपोर्ट, उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया है प्रोटो ब्राह्मी। लेकिन फिर उन्होंने जो रिपोर्ट मार्शल को भेजी थी, मार्शल ने उनको एडवाइस किया कि डोंट यूज दिस वर्ड प्रोटो ब्राह्मी, और फिर उन्होंने उसको रिपोर्ट में नहीं किया। लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये वो लिपि है जो मैं नहीं जानता, मेरी जानकारी ब्राह्मी लिपि तक है और ये अननोन है, यानी ये ब्राह्मी से पहले की होना चाहिए। ये एक लॉजिकल अप्रोच है। और वहां एक अप्रोच थी कि मुझे नहीं पता, यानी हटा दो। तो ये एक डिफरेंस है। तो 1921 का ये जो उत्खनन हुआ, यहां से जो अवशेष मिले, बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है इनकी रिपोर्ट आ गई उसी साल, लेकिन ये उसी साल ये निर्णय नहीं हो गया कि ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। अगले साल जो है वो मोहनजोदड़ो में एक्सकवेशन शुरू हो गया। उसके बाद इन दोनों स्थलों से जो अवशेष आए, उन स्थलों, उन सारे अवशेषों का जो सम्मिलित अध्ययन हुआ, उसके बाद जो है मार्शल ने 1924 में इसके बारे में लिखा। और फिर जब लोगों ने देखा कि ये अवशेष जो हैं वो दूसरी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन से मैच मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भी जो है वो उसी काल की होना चाहिए। और फिर जाके जो है इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। इस वार्ता को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं, जिसे आप सोचें और आप ही उसके बारे में मनन करें। हम जानते हैं कि हड़प्पा में ये संस्कृति की खोज हुई, तो हम इसको हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है कि किसी भी पुरा स्थल पर यदि किसी संस्कृति की खोज होती है तो हम उस संस्कृति को उस स्थान के नाम से जानते हैं, उस साइट के नाम से जानते हैं। जैसे आहाड़ में एक चालकोलिथिक कल्चर की खोज हुई, हम उसको आहाड़ कल्चर कहते हैं। जोरवे में एक चालकोलिथिक कल्चर मिली, हम उसे जोरवे कल्चर कहते हैं। तो इस तरह से हड़प्पा में एक कल्चर की खोज हुई, हम उसको हड़प्पा कल्चर कहते हैं। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, ये एक परंपरा है। ठीक इसी प्रकार एक परंपरा है कि नील नदी के किनारों पे मिस्र में एक सभ्यता की खोज हुई, प्राचीन सभ्यता की। उसको मिस्र की सभ्यता कहा जाता है क्योंकि वो मिस्र में मिली थी। ऐसे ही पीली नदी के किनारे, येलो रिवर के किनारे की वादियों में चीन में एक सभ्यता की खोज हुई, प्राचीन सभ्यता की खोज। उसको चीन की सभ्यता कहा जाता है। ऐसे ही टिग्रिस और यूफ्रेट्स के किनारे पर मेसोपोटामिया में एक सभ्यता की खोज हुई, उसको मेसोपोटामियन सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया की तो इजिप्ट की, यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये एक परंपरा है कि जहां सभ्यता मिलती है जिस देश में, उसको उस देश के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में जब प्राचीनतम सभ्यता की खोज हुई तो उसको भारतीय सभ्यता नहीं कहा गया, जो कि एक वैश्विक परंपरा है। चीन में चीन की सभ्यता, मिस्र में मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन भारत में सिंधु सभ्यता। भारत में भारतीय सभ्यता या भारत की सभ्यता नहीं कहा गया। जो मैंने आपसे कहा कि प्रश्न कीजिए, व्हाई,
ए को ए कहेंगे, बी को बी कहेंगे, सी को सी कहेंगे, लेकिन डी को डी नहीं कहेंगे। तो प्रश्न उठता है क्यों नहीं कहेंगे? जब सभ्यताओं को उनके देश के नाम से जाना जाता है तो भारत की सभ्यता को भारतीय सभ्यता या भारत की सभ्यता क्यों नहीं कहा गया? लोग मार्शल के बारे में बहुत बात करते हैं। ये टर्म जो है मार्शल ने दिया। मार्शल ने कई सालों तक विचार करके ये शब्द, ये जो है एक टर्म कॉइन किया, इंडस सिविलाइजेशन। ये टर्म कॉइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए आप। क्या अंग्रेजों को भारतीयों को सभ्य कहने में यानी कोई संकोच था? क्योंकि वो सैकड़ों सालों से, कई शताब्दियों से सारी दुनिया को ये बताते थे कि भारत के लोग असभ्य हैं। हम यूरोप से आके इन लोगों को सभ्य बना रहे हैं, इनको हम एजुकेट कर रहे हैं, इनके पास एजुकेशन नहीं थी, हम इनको मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, हम इनको सभ्य बना रहे हैं। और जिस देश को वो असभ्य कह रहे हो उस देश में विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मिल जाए तो सोचिए कैसा लगेगा कि जिस देश को हम असभ्य कह रहे हैं वो विश्व का प्राचीनतम सभ्यता वाला देश था। तो क्या ये कारण था या कोई और कारण? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि उनने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये एक प्रश्न है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब सारी दुनिया में सारी अन्य सभ्यताओं को, जो प्राचीन 4 सभ्यताएं हैं, मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया और भारत, तो जब 3 को हम उनके देशों से जानते हैं तो भारत की सभ्यता को भारतीय सभ्यता क्यों नहीं कहा गया? क्यों भारत में हमको एक नया नाम देने की जरूरत पड़ी? ये एक विचारणीय प्रश्न है और हमको ये सोचना चाहिए। इसलिए जब भी कोई टर्म आता है, कोई चीज आती है, तो हमको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों? क्या ऐसा ही होता है या हमारे लिए कुछ विशेष किया जा रहा है? तो इसलिए ये वो सारे बिंदु हैं जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। पुरातत्व इतिहास रटने वाले विषय नहीं है। पुरातत्व इतिहास कोट करने वाले विषय नहीं है। ये समझने वाले विषय हैं, ये चर्चा करने वाले विषय हैं, डिबेट करने वाले विषय हैं, क्वेश्चन करने वाले विषय हैं। इनको समझना जरूरी है। और जब आप इनको समझेंगे, दृष्टिकोण को समझेंगे, लिखने वाले के विचारों को समझेंगे, तब आपको इतिहास की सच्ची जानकारी हो पाएगी। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इतिहास को सिर्फ पढ़िए मत, उसको समझिए, उसको जानिए, तब आप जो है उसके बारे में और कुछ जान पाएंगे। आपको जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको बहुत सी और बातें समझ में आएंगी। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे विराम देना चाहूँगा। और यदि आप लोगों के कुछ प्रश्न और कमेंट हैं, विशेष करके मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है अपनी टिप्पणियाँ दिया करें। जो सोचते हैं उसके बारे में आप खुलकर टिप्पणी दें, तो इससे हम लोगों को सीखने का मिलेगा। और हमारी जो ये एक पहल है कि हम सभी साथियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करें और विषय की बारे में जो है वो जागृति आए, तो वो हमारा सफल हो पाएगा। तो आप लोगों के जो कमेंट्स या कोई क्वेश्चन होंगे, मैं उन्हें जानना चाहूँगा, कोशिश करूँगा, मैं देखता हूँ और आपके प्रश्नों का जवाब देना जितना संभव होगा, आई विल ट्राई। यहाँ पर मुझे कुछ कमेंट्स दिख रहे हैं। आप लोगों के यदि कोई पहले आपने कोई कमेंट किए हो तो आप उनको रिपीट कर सकते हैं, जिससे मैं उनको देख पाऊं। आपका कोई प्रश्न हो मित्रों तो आप उसे अभी दें तो मुझे देखने में आसानी होगी। आप सभी मित्रों का जिन्होंने बधाई दी है या जो उत्साहवर्धन किया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं।
Friends, I am unable to see any question on my screen. अब यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको यहीं विराम देते हैं, और आपके जो भी प्रश्न हो जब भी हो आप उसको वहाँ कमेंट्स में टाइप करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। अमित कादियान, बहुत खूब, हिंदी ज़्यादा यूज़ करें। अमित जी, हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग जो भी अंग्रेजी में कार्यक्रम करेंगे हम उनको हिंदी में भी दोहराएंगे, जिससे जितने भी हमारे हिंदी वाले साथी हैं उनको लाभ मिल सके, क्योंकि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, इसलिए मुझे उसे आप लोगों से चर्चा करने में कोई झिझक नहीं है। वल्लभी विद्यापीठ के बारे में धन्यवाद आपके सुझाव के बारे में। मेरी कोई बुक, अमित कादियान पूछ रहे हैं। हाँ, अभी ये जो मैंने आपसे जो चर्चा की है इसके बारे में अभी हम लोगों ने निर्णय किया है कि इस साल में ये जो हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 साल पूरे होने पर हम लोग कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो प्लान कर रहे हैं। उसमें जो है कई पुस्तकों के प्रकाशन का भी योजना है, और एक पुस्तक इस सारे इतिहास के बारे में भी हम लोग शीघ्र ही आने वाली है, जिसमें आपको वो सारी जानकारियां जो आज तक उपलब्ध नहीं थी वो मिल पाएंगी, वो आपको शीघ्र ही उपलब्ध हो पाएगी। जैन जी, तो मित्रों, मैं आप सभी लोगों का भाग लेने के लिए इस चर्चा में और हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। और जब भी आपकी कोई जिज्ञासा हो, जब भी आपका कोई प्रश्न हो, आप बेझिझक होकर आप उसे भेजने का प्रयास करें, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका उत्तर अगर दे सकता हूं तो आपके उत्तर जरूर दूंगा। नमस्कार।